आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। आज मैं कनक लक्ष्मी आप सभी के लिए 7वीं कक्षा की एक पाठ लेकर उपस्थित हूँ। बसंत भाग 2 से पाठ नंबर 6 है रक्त और हमारा शरीर। हम अक्सर सुनते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसका अर्थ क्या है कि जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी अच्छी बातों को ग्रहण करता है या अच्छी सोच को वो सोच पाता है। जैसे हमारे शरीर में अगर किसी उंगली पर थोड़ी सी चोट लग जाती है तो हमारा दिमाग सब टाइम जो है सारे समय वह उस उंगली की तरफ ही इशारा करता रहता है, उस उंगली को ही हम देखते रहते हैं। तो इसलिए क्या है कि हमारा पूरा शरीर अगर स्वस्थ है तो हमारा मस्तिष्क किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम होता है या किसी भी अच्छे काम को करने के लिए मस्तिष्क उस पर फोकस करता है या उसी बात को वो सोचता है। तो इसलिए हमें हमेशा जो है अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। यह जो पाठ है ये इसमें यतीश अग्रवाल जी इसी बात को कहना चाहे हैं। 2 बच्चियां हैं जिसका नाम है दिव्या और उसका भाई है अनिल। दिव्या जो बच्ची है वो उसको अचानक जो है थोड़ी कमज़ोरी महसूस होती है। जब कमज़ोरी महसूस होती है तो वो उसके जो भाई अनिल है वो उसे ले जाता है डॉक्टर के पास, क्यों इसे कमज़ोरी महसूस हो रही है। डॉक्टर साहब देखते हैं और देखते ही उसे कह देते हैं कि इनकी जो खून की जो है जांच करनी चाहिए या इनकी खून की जांच करें तभी हमें पता चलेगा। तो जिस कमरे में भेजा जाता है उस कमरे में जब जाता है अनिल, तो अनिल जाते ही वो डॉक्टर से कहता है कि मेरी बहन दिव्या का खून का जांच करना है। जैसे ही डॉक्टर उसके खून की जांच करती है और कहती है कि कल आकर के आप रिपोर्ट ले जाइए। जैसे ही वो रिपोर्ट लेने के लिए पहुंचता है तो वो डॉक्टर उसे बताती है कि आपकी जो बहन दिव्या है उसे जो है कमज़ोरी इसलिए आ रही है क्योंकि उसके शरीर में खून की कमी है। तो उसके भाई जो है वो जिज्ञासु हो जाते हैं। वो कहते हैं कि खून की कमी कैसे हो गई, क्योंकि बहन तो खाना खा रही है, लेकिन खाना खाने के साथ जो है हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए या संतुलित आहार हमें लेना चाहिए। वो संतुलित आहार नहीं ले रही थी, इसी वजह से जो है उसकी खून में कमी हो गई। इसी बात को यतीश अग्रवाल जी इस पाठ में लिखे हैं। तो हम इस पाठ को आगे जानेंगे कि दिव्या के साथ क्या हुआ या दिव्या को किस बीमारी का पता चला। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। दिव्या जो है अनिल की बहन है और वो शुरू से ही कमज़ोर थी, लेकिन अब कुछ दिनों से क्या होता है कि उसको ज़्यादा थकावट लगता है या अधिक वो थकावट महसूस करती है। जब उसके भाई जो है उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर उसे देखते ही कह देते हैं कि इससे जो है कमज़ोरी हो गई है, फिर भी हम इसकी खून की जांच करते हैं। और वो एक पर्ची में लिख देते हैं कि जो पड़ोस वाले कमरे हैं उस कमरे में जाकर के आप इसके खून की जांच करा लीजिए। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। क्या है कि जैसे ही डॉक्टर लिखते हैं तो जो पड़ोस वाले कमरे हैं उस कमरे जाता है अनिल, तो जो डॉक्टर दीदी बैठी होती है उसे अनिल जानता है। तो जैसे ही वो डॉक्टर दीदी अनिल को देखती है तो कहती है, अनिल आओ, कहो क्या बात है। अनिल कहता है कि अब डॉक्टर दीदी अब जो है दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है शायद, इसीलिए डॉक्टर ने खून की जांच करने के लिए लिखा है। जैसे ही ये सुनती है तो डॉक्टर दीदी क्या करती है, उसकी उंगलियों को दबा करके उससे
खून निकालती है और एक शीशी में भी डाल लेती है और जो छोटा सा जो स्लाइड होता है, जो कांच का स्लाइड होता है, उसमें भी लगा देती है। आप सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, जब भी हमें बुखार होती है या बहुत दिनों से हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर हमारे पर्ची में ये लिख देते हैं कि इनकी खून की जाँच कीजिए। खून की जाँच करने पर ही हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या रोग हो गया है या किस चीज़ की कमी हमारे शरीर को हो गई है। तो ऐसे ही दिव्या की भी खून की जाँच के लिए उसका जो रक्त है वह लिया गया और डॉक्टर दीदी कहती है कि अनिल कल आ जाना और आकर के रिपोर्ट ले जाना। किसकी रिपोर्ट? खून की जो जांच की रिपोर्ट है वो तुम कल आकर के ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। क्या है, दूसरे दिन अनिल जाता है और जाकर के दस्तक दी का मतलब उसके जो डॉक्टर दीदी है उनके दरवाजे के पास पहुंचता है और जैसे ही अनिल को देखती है तो डॉक्टर दीदी कहती है, आ जाओ अनिल। और वो क्या कर रही होती है, एक स्लाइड को जो है वो सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से जो है उसको देख रही होती है। उसे सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शी से उस स्लाइड में जो रक्त लगा हुआ है उसे वो सूक्ष्मदर्शी से देख रही होती है। आप सभी भी अपने जो लैब है, लेबोरेटरी है, साइंस लेबोरेटरी, उसमें आप देखे होंगे कि सूक्ष्मदर्शी लगा होता है, माइक्रोस्कोप लगा होता है, जिसमें हम देखते हैं, पत्तियों की जांच करते हैं कि पत्तियों में कितने रेशे पड़े हुए हैं, या फिर खून की जांच भी वैसे ही किया जाता है। छोटे छोटे कणों को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो अपने स्कूल के साइंस लैब में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर सूक्ष्मदर्शी रखा होगा जिसे हम माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। जब माइक्रोस्कोप से दीदी देख रही होती है तो दीदी इशारा करती है अनिल को बैठने के लिए। अनिल उनके इशारे पर कुर्सी पर बैठ जाता है और दीदी जैसे ही डॉक्टर दीदी देखती है उसके बाद जाकर के अपने हाथों को साबुन से धोती है और धोने के बाद तौलिए से पोंछते हुए कहती है कि अनिल, दिव्या को एनीमिया हो गई है। अब एनीमिया क्या है हम देखते हैं। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु इससे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें विबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। तो क्या करती है डॉक्टर दीदी से अनिल जो है जिज्ञासा से पूछता है, ये एनीमिया क्या है? तो वो कहती है कि मैंने कैसे देखा, रक्त का जांच किया। रक्त का जांच कैसे किया? मैंने सूक्ष्मदर्शी से देखा कि उसके रक्त में कितने छोटे छोटे कण हैं और क्या कणों की संख्या ठीक है या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि यह जो अब जो खून है उसके बारे में तुम्हें विस्तार से जानना होगा अनिल। तो वो विस्तार से बताती है डॉक्टर दीदी। क्या बताती है कि रक्त का जो लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर यह भानुमति का पिटारा है। भानुमति का पिटारा अर्थ क्या है कि एक छोटी सी चीज जिसके अंदर बहुत सारे
कीमती सामान रखे हो उसे कहेंगे हम भानुमति का पिटारा। तो ये जो रक्त है, रक्त ही हमारा शरीर का भानुमति का पिटारा है। खून का संचार हमेशा होते रहे, इसके लिए हमारे जो शरीर है उसमें जो कारखाने रुपए लगे हुए हैं उसके लिए हमें जो कच्चा माल है वो हम देते रहना चाहिए। कच्चा माल क्या है? जो हम खाते हैं वही हमारा कच्चा माल है, जो अंदर जा कर के वो शरीर में खून के रूप में वो बदल जाते हैं। इसीलिए हमें अच्छा भोजन करना चाहिए और अच्छे विचार रखने चाहिए। कहती है कि ये जो लाल रक्त का तरल भाग मतलब जो पानी पानी वाला हिस्सा है, जो लिक्विड है, उसे हम कहेंगे प्लाज्मा। और जो मोटे तौर पर इसके दो भाग है, एक क्या है तरल भाग जिसे हम प्लाज्मा कहेंगे, और दूसरा जो है छोटे बड़े कणों से जो है यह बने हुए हैं, जो कि लाल कण भी है, सफ़ेद कण भी है, जिसका कोई रूप कोई रंग नहीं है, विवाणु है। विवाणु का मतलब है प्लेटलेट। हमने अक्सर सुना है कि उसका प्लेटलेट डाउन हो गया या उसका प्लेटलेट कम हो गया या उसका प्लेटलेट लेवल बढ़ गया, तो ये हम डॉक्टर की भाषा में हम सुनते हैं। तो आज हम उसी को पाठ में पढ़ेंगे कि प्लेटलेट क्या है, प्लाज्मा क्या है, रक्त क्या है, रक्त के कण क्या है, रक्त बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसे हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इसी के साथ डॉक्टर दीदी क्या करती है, वो जो स्लाइड है उसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे लगाती है और लगाने के बाद उसको फोकस करती है। फोकस करने के बाद जिससे कि वो बड़ा दिख सके, उसके बाद अनिल को कहती है कि तू भी इसे देख और देख करके समझ कि इसके अंदर कितने सारे कण हैं, क्योंकि अनिल के अंदर जिज्ञासा हो जाती है ना, तो उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए डॉक्टर कहती है कि मैंने इसके नीचे रक्त के जो स्लाइड लगाए हुए हैं, इस स्लाइड को आप देखिए सूक्ष्मदर्शी से, आपको सब पता चल जाएगा। जब वह देखता है तो उससे पता चलता है कि एक जो है बालूशाही बहुत छोटे छोटे जो कण हैं वह जो है उसमें दिखाई देते हैं। तो अनिल का जिज्ञासा और बढ़ जाता है, क्या रक्त को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उसकी इतनी छोटे छोटे कण हमें दिखाई दे सकते हैं? वो आश्चर्य में पड़ जाता है। तो उसके आश्चर्य को कैसे शांत करती है डॉक्टर दीदी? हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। हमने अवतल और उत्तल पढ़ा है, साइंस में हम पढ़ते हैं, विज्ञान आपको जो भी शिक्षिका पढ़ाती है, शिक्षक पढ़ाते हैं, वो आपको बताते हैं जो भाग अंदर को है वो अवतल है और जो ऊपरी भाग को है, ऊपरी को उठा हुआ है वो जो है उत्तल है। उत्तल और अवतल दोनों भाग जो है आपको पढ़ाया जाता है। तो ये जो है ये कैसे है कि गोल है और बीच में जो है दबा हुआ है, इसको क्या कहेंगे हम? अवतल। अवतल जो दिख रहा है, रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उसके अगले दिन। तो डॉक्टर दीदी जो है उसे विस्तार से बताती है अनिल को। क्या बताती है कि ये जो लाल कण है वो बालूशाही है, उसके अंदर छोटे छोटे बालू से भी छोटे जो है कण हैं, जो कि इकट्ठा होने पर एक रक्त कण बनता है। और ये जो है कैसे दिखता है, जैसे वो अवतल कोई शीशा रखा हो, या अवतल जो भाग जो है मतलब चारों तरफ से उठा और बीच में जो है वो दबा हुआ है। आप इसे इस चित्र पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये चारों तरफ से उठा हुआ है और बीच का यह भाग जो है कैसे अंदर को दबा हुआ है, अवतल जैसे। तो क्या कहती है, एक कण के अंदर में जो है 1 मिलीमीटर रक्त जो होता है उसके अंदर 40 से 55 लाख कण होते हैं। हम क्या सोच सकते हैं कि एक बूंद जो खून हमारा निकला हुआ है उसके अंदर कितना कण है? आप सोचिए कि कितने कण मिल करके हमारे शरीर को चला रहे हैं। इसके कारण ही जो है हमारा शरीर चलता है। तो जो साफ हवा या ऑक्सीजन के तौर पर जब हम सांस लेते हैं, इस जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भी पूरे शरीर तक ले जाने का काम इन्हीं लाल रक्त कणों का है। इसलिए लाल रक्त कण हमारे शरीर में होना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर दीदी बताती है
कि हम जो सांस लेते हैं, सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन लेते हैं, इस ऑक्सीजन को भी शरीर के सारे भागों तक पहुंचाने का काम यह छोटे छोटे कण ही करते हैं। और इनका जो जीवन काल होता है वह कितना होता है? 4 महीने का। 4 महीने के बाद सब एक साथ नष्ट नहीं हो जाते हैं, कुछ आज नष्ट होते हैं, कुछ कल नष्ट होते हैं, कुछ उसके बाद नष्ट होते हैं, बारी बारी से वो नष्ट होते जाते हैं। तो अनिल के मन में क्या जिज्ञासा होता है, तब तो कुछ ही महीने में ये खत्म हो जाते होंगे, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो डॉक्टर दीदी से अनिल जो है जिज्ञासा रूपी पूछ बैठते हैं कि क्या है कि ये सारे एक साथ नष्ट हो जाते हैं, फिर क्या होगा? तो डॉक्टर दीदी जो है वो मुस्कुरा उठती है और वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर में हर समय नए नए कण जो है वो बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते जाते हैं। जो कण नष्ट होते जाते हैं उसका स्थान दूसरा जो है वो लेता रहता है। तो ये जो चक्र है, ये चक्र चलता रहता है। पुराने नष्ट होते जाते हैं, नए जो है फिर उसका स्थान लेते जाते हैं, फिर वो पुराने हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, दूसरा जो है वह उसका स्थान लेते हैं। ये जो है हड्डियों के बीच में जो मज्जा क्या कहेंगे, जो सफ़ेद तरल पदार्थ जो हड्डियों के बीच में है, वह जो है वह इस कारखाने को चलाते हैं। बहुत सारे जो है ये सारे जो मज्जा है वो कारखाने का काम करती है और कारखाने कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। जो कारखाना है वह जो है हमेशा जो है कार्यरत रहते हैं या काम करते रहते हैं, क्योंकि वो जो है नए कण तैयार करते जाते हैं। और इन कारखानों के काम के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व इन कारखानों में देना पड़ता है, या विटामिन रूपी सारे जो कच्चे माल की ज़रूरत है, ये सारी ज़रूरत हमें पूरी करनी पड़ती है। तो ये पूरा कैसे करेंगे? हम जो है पौष्टिक आहार खाएंगे। इन पौष्टिक आहार में क्या क्या लेना है? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त, ये सारी चीज़ें जब हम खाते हैं तो ये सारे जाकर के कारखाने तक पहुंचते हैं और कारखाने जो है इससे खून की उत्पत्ति करते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा जो है पौष्टिक आहार लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। हमें जो हमारा जो भोजन चक्र है उसको हमें हमेशा ठीक रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है, लाल कणों की। इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो डॉक्टर दीदी जो है अनिल को बहुत अच्छी तरह से समझाती है कि यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता, उचित आहार का मतलब संतुलित आहार अगर ग्रहण नहीं करता है तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिलता है। कच्चा माल का यहाँ पर क्यों बार बार कहा जाता है? क्योंकि हम देखते हैं कि किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए या किसी भी कारखाने को चलाने के लिए पहले हमको उसको कच्चा माल लाना पड़ता है, फिर हम किसी भी चीज़ को तैयार कर पाते हैं। जैसा कपड़े तैयार करने के लिए हो, चाहे कोई खाने की वस्तु तैयार करने के लिए हो, सभी के लिए हमें क्या लाना पड़ता है? पहले सबसे पहले हमें कच्चा माल लाना पड़ता है, तभी हम जो है एक अच्छा कपड़ा जो है वो तैयार करके हम बाहर कारखाने से बाहर आता है। तो उसी तरह से हमारे शरीर के कारखाने को क्या चाहिए? संतुलित आहार, जिसमें कि हमें हरी सब्जी, दूध, अंडा और गोश्त, ये सारे जो है फल, ये सारे जो है उपयोगी होते हैं और इस सब चीज़ों को हमें खाना चाहिए। तो जो रक्त कण है वो नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? उसका क्या कारण है कि हम संतुलित आहार नहीं लेते हैं, अच्छा भोजन नहीं करते हैं, तब जाकर के हमारा लाल रक्त कण
कम हो जाता है शरीर में, कारखाना जो है तैयार नहीं कर पाता है, उसमें कच्चा माल नहीं मिलता है, इसलिए वो लाल रक्त कण तैयार नहीं कर पाता है, और जब तैयार नहीं कर पाता है उस शरीर को एनीमिया हो जाती है, या उस व्यक्ति को एनीमिया हो जाती है। एनीमिया का क्या अर्थ है कि खून की कमी हो जाती है, उस व्यक्ति में या उस बच्चे में कमी हो जाती है। तो यह संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। अनिल का सवाल आगे का क्या है कि उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है और वो पूछ बैठता है, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से ही हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? तब दीदी क्या कहती है? दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ की ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। तो अनिल की जो प्रश्न है, इस प्रश्न को मैं ऐसे समझाती हूँ कि आपको पता है कि आपके सभी के स्कूल में जो है मिड डे मील दिया जाता है या मध्याह्न का भोजन जो है वो दिया जाता है। ये इसीलिए दिया जाता है हमारे भारतवर्ष में ताकि बच्चों के अंदर एनीमिया ना हो या बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिला, ऐसे नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे जो है वो मध्याह्न भोजन या मिड डे मील जो है वो खाते नहीं है, उसमें दाल, सब्जी, केले, अंडे सब कुछ दिए जाते हैं। उसको हमें हमेशा खाना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर के लिए पौष्टिक आहार ही दिया जाता है और साफ सफाई का पूरा ध्यान हमें रखना चाहिए। आप सभी को स्कूल में भी सिखाया जाता है कि कैसे हमें जो है हाथ धोने चाहिए, भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद दोनों समय हमें हाथ को अच्छी तरह से धोने चाहिए। तो दीदी क्या कहती है, डॉक्टर दीदी, कि हमारे पेट के अंदर कीड़े होने से भी हमारा जो रक्त है या की कमी हो सकती है या हमें एनीमिया हो सकता है। एकमात्र कारण ये नहीं है कि हम पौष्टिक भोजन ले रहे हैं और हाथ जो है वो धो नहीं रहे हैं, पैरों को हम धो नहीं रहे हैं, तब भी जो है हमें एनीमिया होने का खतरा रहता है। तो इसलिए हम साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ संतुलित भोजन भी करेंगे। ये दोनों तरीके से हम जो है खून की कमी या एनीमिया से हम बचे रह सकते हैं। इससे भी अधिक क्या है कि एक जो कीड़े होते हैं उससे उत्पन्न हुए लार्वा जो है वो पृथ्वी के ऊपर की जो सतह है उस सतह पर भी वो घूमते रहते हैं और वो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और हमारे आंतों तक चले जाते हैं। हमारे आंतों का मतलब है इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं और जा करके वो फिर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए हमें नंगे पैरों से हमें घूमना भी नहीं चाहिए और शौचालय का प्रयोग हमें करना चाहिए, ना कि हम बाहर में शौच करें। भारतवर्ष में पूरा में अभी क्या है, शौचालय है बना हुआ है। आप सभी शौचालय का प्रयोग करेंगे और शौचालय जाकर आने के बाद भी अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह से धोएंगे। आप सभी जो है बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको हाथ धोना चाहिए, यह भी सिखाया जाता है। और आप ये जो मध्याह्न भोजन है उस भोजन को भी हमेशा जाकर के हर एक जो शिक्षक है शिक्षिका है जाकर के देखते हैं क्या उसके आसपास सफाई बनी हुई है, क्या वो भोजन साफ सफाई के साथ बनाया जाता है, क्या वो साफ सफाई के साथ आपको परोसा जाता है। सब कुछ का ध्यान हम स्कूल में भी रखते हैं। भारत सरकार ने ऐसी फैसिलिटीज़ जो है आपको दिया हुआ है, ऐसी जो उपयोगी बातें हैं वो आपको बताने के लिए कहा गया है। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और विषाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है?
अब अनिल उससे पूछता है दीदी से कि आपने बताया कि इस रक्त में जो है सफ़ेद कण है जिसे हम प्लेटलेट कहते हैं, इसका शरीर में क्या काम है? सफ़ेद जो कण है उसका शरीर में क्या काम है, यह पूछता है अनिल डॉक्टर दीदी से। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो क्या है, आपको पता चला कि जो सफ़ेद कण है वह एक वीर सिपाही की जैसा काम करते हैं। वीर सिपाही का क्या अर्थ है कि वह हमारा जो देश का वीर सिपाही है वह सर्वोदम पर खड़े होकर के किसी को भी अंदर आने नहीं देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। उसी तरह से यह जो सफ़ेद कण है यह भी हमारे शरीर के लिए वीर सिपाही है। तो उत्पन्न करने वाले जो कण होते हैं वो अगर अंदर आ जाए तो उससे जो है वो डट करके मुकाबला करते हैं, उससे हमारा बचाव करते हैं या हमें रोगी होने से हमारा बचाव करते हैं। तो यह काम है सफ़ेद कण का। और बीमाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। विवाणु उस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। हम विवाणुओं को कैसे समझेंगे कि जैसे ही हमारे हाथ कट जाते हैं उसी के तुरंत थोड़ी देर तक तो खून बहता है, उसके बाद हम देखते हैं कि वो खून जो है वहाँ पर जम गया है। वो जमने का कारण क्या है कि ये जो है एक मकड़ी की जैसा जाला बना देते हैं और जाला बना करके अंदर का खून बाहर नहीं आए ऐसा एक जाला बना देते हैं और उस खून को वहाँ जमने का कार्य करते हैं। जब खून जम जाता है तो खून का बहाव कम हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। अनिल का सवाल भी सही है। क्या सवाल करता है वह? घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है, ऐसा क्यों है दीदी? हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु बहुत अधिक रक्त बह गए, अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। तो जो डॉक्टर दीदी है वो कहती है कि हाँ, बहुत अधिक अगर चोट लग जाए तो खून का बहना रुकता नहीं है, तो उस समय में क्या करना चाहिए? जल्दी से जल्दी जो व्यक्ति जिसे चोट लगी है उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हो सकता है कि डॉक्टर जो है उसमें टाँके लगाएं। आप सभी को पता है कि जब भी गिर जाते हैं सिर में चोट लग जाती है या हाथ में चोट लग जाती है, अगर घाव जो है वो गहरा है तो डॉक्टर जल्दी जल्दी उसको स्टिच कर देते हैं या सिलाई कर देते हैं। अगर चोट लगी है तो हमको पहुंचाने में थोड़ा समय लग रहा है तो हमको प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए कि उस जगह को एक साफ कपड़े से बांध देना चाहिए। अगर हाथ में चोट लगी है तो साफ कपड़ा लेकर के हमें उस हाथ को टाइट से बांध देना चाहिए या बहुत कसकर बांध देना चाहिए। कसकर अगर बांध देते हैं तो क्या होता है कि रक्त का जो बहाव है वह कम हो जाता है, क्योंकि उस पर दबाव पड़ता है, तब जो है रक्त का जो संचार है वो कम हो। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो अनिल का सवाल सही है, क्योंकि डॉक्टर दीदी ने ये बताया कि अगर बहुत ज़्यादा रक्त अगर उसके शरीर से बह जाता है, जिस व्यक्ति को चोट लगी है, तो उस व्यक्ति को हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त चढ़ाना पड़े या रक्त जो है उनके शरीर में देना पड़े। तो अनिल उनसे सवाल करता है कि क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है?
छोटा बच्चा है तो वो कहता है कि हर एक खून जो है उसका रंग लाल है, तो क्या इसका खून बह जाए तो किसी भी व्यक्ति को बुला करके उससे खून लेकर के इसको चढ़ाया जा सकता है या नहीं दीदी? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक जैसा नहीं है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्तियों के रक्त समूह की जांच करने के बाद उससे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। तो क्या कहती है कि सभी व्यक्तियों के जो रक्त हैं वो एक जैसे नहीं हैं, इसीलिए उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है और जिस व्यक्ति को चोट लगी है उस व्यक्ति का जो रक्त है उसकी जांच की जाएगी। उसके रक्त का कौन सा ग्रुप है या समूह है यह जानने के बाद उसी रक्त के ग्रुप या समूह के व्यक्ति को लेकर आएंगे। उसका रक्त है उसी रक्त को इस चोट लगे हुए व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब अनिल ने पूछा। अनिल का सवाल बहुत ही अच्छा है। उसने क्या सवाल किया कि अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति को चोट लगी है, उसका सारा रक्त जो है वो बह रहा है और उसके रक्त वाला समूह या ग्रुप जो है उस तरह कोई भी व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तब क्या होगा दीदी? ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक रहते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। डॉक्टर दीदी ने क्या बताया कि हाँ, सही बात है कि अगर उस समय उसी के समूह का अगर रक्त ना मिले तो क्या किया जाता है। तब उस दीदी कहती है कि हर अस्पताल में जो है एक ब्लड बैंक होता है। जैसे हम पैसों को रखने के लिए बैंक तैयार किए हुए हैं, उसी तरह से अस्पताल में जीवन को बचाने के लिए, जीवन की रक्षा और सुरक्षा के लिए रक्त का जो बैंक है या ब्लड बैंक जिसे कहते रहता है या वहाँ पर बनाया गया है, जिसमें हर समूह का, हर ग्रुप का ब्लड जो है वो वहाँ पर रखा जाता है आपात स्थिति के लिए, इमरजेंसी के लिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अब अनिल ने सवाल किया, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। आप देखिए कैसे हम रक्तदान करते हैं। हम हमेशा जो है समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि आज जो है रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान शिविर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जैसे पैसों के बैंक है, उसमें क्या है कि सभी लोग ले जाकर के अपने पैसे डालते हैं, तभी जाकर के दूसरे जो है उसको एटीएम के द्वारा पैसे निकालते हैं। इसी तरह से जब हम रक्तदान करेंगे, रक्त जब हम देंगे, तभी जाकर के वो रक्त जो है उस ब्लड बैंक में रखा जाएगा। ब्लड बैंक में भी हम रक्तदान करेंगे, तभी जो है वो रक्त का हर एक ग्रुप जो है वहाँ पर मिलेगा। नहीं तो क्या होगा कि कुछ दिनों के लिए अगर रखा गया है तो वो सारे रक्त दूसरे व्यक्तियों को चढ़ा दिया गया, उसके बाद वो बैंक जो है वो खाली हो जाएगा। इसीलिए हम जो है हमेशा रक्तदान शिविर लगाते हैं ताकि हर एक व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके ब्लड को लेकर के, उसके रक्त को लेकर के हम ब्लड बैंक में रखें, सुरक्षित रखें आपात स्थिति के लिए। जिस व्यक्ति को भी चोट लगे या बीमार हो उसे चढ़ाने के लिए। तो अनिल डॉक्टर दीदी से कहता है कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? तो वो कहती है नहीं, अब तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक स्वस्थ व्यक्ति ही जो है रक्तदान कर सकता है। और रक्तदान में कितने रक्त लेते हैं? 300 मिलीलीटर ही रक्त एक व्यक्ति से एक समय में लिया जाता है। किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी, दीदी समझाते हुए बोली। तो दीदी ने अनिल को बहुत अच्छी तरह से समझाया कि हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है, उसमें से अगर हम 300 मिलीलीटर अगर किसी
को दान करते हैं और उस दान से जो है किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान बच जाती है, तो इससे बड़ा दान और क्या होगा, इससे बड़ा महान कार्य क्या होगा। इसीलिए हम सभी को बढ़ चढ़कर जाना चाहिए इस रक्तदान शिविर में और जा कर के दान करना चाहिए रक्त का, अगर हम स्वस्थ हैं तो भी। फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो अनिल क्या कहता है, फिर तो मैं बड़ा हो जाऊंगा और नियमित रूप से जो रक्तदान है वो मैं करूंगा। तो अनिल की बात सुनकर डॉक्टर दीदी बहुत खुश हो जाती है और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहती है, शाबाश अनिल, ऐसा ही हमें एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए कि हम हमेशा दूसरों की ज़रूरत के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बच्चों, इस तरह से हमने पाठ को पढ़ा। पाठ में आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको इससे किसी भी तरह की शंका है तो आप अपने जो साइंस की टीचर है, विज्ञान की टीचर है, उससे आप भी सवाल कर सकते हैं। अनिल ने फिर भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए जिसका उत्तर आपको मिल गया होगा।